नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और अगले आधे घंटे में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आपके साथ लेकर के आए हैं और इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर बैंकिंग लोकपाल की। और बैंकिंग लोकपाल हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है और क्या कुछ समाधान दे सकता है हमारे जीवन में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के दिल्ली कार्यालय से जो लोकपाल श्रीमती सुचित्रा मौर्य हमारे साथ हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपके इस माध्यम से आपके दर्शकों तक पहुँच सकूँ। धन्यवाद आपका मैम, क्योंकि आप वक्त निकाल करके आए और डीडी न्यूज़ के जो दर्शक हैं उन तक आपकी जो आवाज़ है सीधे तौर पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि आज का दिन जो कि 15 मार्च का दिन है, आपने क्यों चुना इस खास कार्यक्रम के लिए? बहुत अच्छा सवाल है ये। जैसे कि आपको विदित होगा, 15 मार्च का दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में विश्व भर में जाना और मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक कई दशकों से हमारी रेगुलेटेड एंटिटीज़ के ग्राहकों के अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूकता प्रदान करता है, प्रशिक्षण भी देता है और उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए कार्यरत है और प्रतिबद्ध भी है। और आज का दिन भारतीय रिजर्व बैंक के सारे ओम्बड्समैन कोशिश कर रहे हैं कि देश के हर कोने तक पहुंचकर सामान्य जनता को ये एक हमारी जो नई योजना है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, जाके एकीकृत लोकपाल योजना स्कीम से अवगत कराएं और उन्हें इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रयास है, ये समय बताइए कि जो भारतीय जो रिजर्व लोकपाल है उसमें आपकी भूमिका क्या है, क्योंकि आम आदमी जानता नहीं है कि लोकपाल है क्या और ये करता क्या है। हमारे दर्शकों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट होगा। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली 1995 से ये प्रक्रिया चली आ रही है और हमारी भूमिका इस समय जो मैं जिस भूमिका से यहाँ पे आई हूँ, ये लोकपाल की भूमिका है। इसमें हमारे जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ को सर्विस सही मिल रही है, इसके बारे में जो शिकायतें हैं वो हम स्वीकार करते हैं और उसका निवारण करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, चाहे वो बैंक्स हों, एनबीएफसीज हों, और जो हम आजकल डिजिटल पेमेंट करते हैं, वो सारे के सारे जो माध्यम हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका लोकपाल निवारण कर सकता है। लेकिन हमारे इस माध्यम से जो सामान्य जन जुड़े हुए हैं, जिनके कई ऐसी योजना है जिनकी जानकारी नहीं होगी, तो थोड़ा सा विस्तार करें जिससे लोगों को समझ में आ पाए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए हमें थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना होगा कि बैंकिंग लोकपाल स्कीम एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करती है ग्राहकों की शिकायत का निवारण करने के लिए। ये 1995 में स्कीम लॉन्च हुई थी और उसके बाद हमारे अनुभवों के आधार पे उसमें सुधार लाए गए हैं। लास्ट सुधार जो हुई थी वो 2016 में हुई थी और उस समय ये सिर्फ बैंकिंग लोकपाल स्कीम था। उसके बाद हमारे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ का इम्पोर्टेंस जो हमारे इकोनॉमी में हुआ, वो देखते हुए 2018 में एनबीएफसीज का एक स्कीम निकला। तो उसके बाद जैसे आप जानते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, तो 2019 में डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए एक डिजिटल ओम्बड्समैन स्कीम अनाउंस हुई थी। उसके लेटेस्ट जो डेवलपमेंट ये है कि 2021 में, जैसे कि आप जानते हैं, 12 नवंबर 2021 को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा एक एकीकृत लोकपाल योजना का अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें तीनों स्कीम्स इंटीग्रेट हो गए और एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो आप कह रहे हैं कि पहले बैंकिंग सिस्टम अलग था, एनबीएफसीज अलग थे और डिजिटल पेमेंट तो अभी भी शुरुआत हुई है 2019 में। अब ये तीनों की तीनों जो व्यवस्था है इसको एकीकृत कर दिया गया, पर ऐसा किया क्यों गया, अगर उसको हम समझना चाहें तो? देखिए, ये तीनों स्कीम्स जो है अलग अलग टाइम पे विकसित हुई है और उनकी जो सीमाएं हैं, जो सेवा का सीमाएं, वो अलग थे और उसके प्रोसेसेस अलग थे और ये देखा गया कि जो है वो उसका निवारण में समानता नहीं है। अच्छा। और सरल भी नहीं था। तो ये बहुत सोच विचार के बाद ये डिसाइड किया गया कि वो एक ही प्लेटफॉर्म पे होगा और कस्टमर सर्विस की त्रुटि जो है कि जो भी इश्यूज हैं वो एक तरह से और सरलता से निवारण की जाए। और ये जो एक
देश एक लोकपाल जो जिसका पूरा दृष्टिकोण है, जो प्रधानमंत्री ने आपने कहा कि ये नवंबर में शुरुआत की गई, इसकी प्रधानमंत्री ने की, उसके पीछे की अगर हम समझ पाएँ सोच क्या थी और उससे क्या कुछ बदलाव आ पाया है? इससे पहले एकीकृत होने से पहले स्कीम्स हमारे अलग थे और हमारे क्षेत्र भी अलग थे। जैसे कि अलग अलग लोकपाल ऑफिसर्स थे, हुआ करते थे पूरे देश भर में। तो अगर एक जो है उपभोक्ता एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में, एक निर्धारित जुरिस्डिक्शन में उनका रेसिडेंस है, तो वो उसी लोकपाल को और उसी योजना के अंतर्गत अपना शिकायत दर्ज करेंगे। कभी ये ऐसे भी होता था कि वो अपना क्षेत्र जो है जान नहीं पाते थे, या उनका अकाउंट होती थी एक जगह पे और वो कार्यरत एक दूसरी जगह पे होते थे। तो क्षेत्र से बाहर होने के नाते या योजना के अंतर्गत नहीं होने के नाते उसको फॉरवर्ड किया जाता था और इसमें समय काफ़ी लगता था, समय लगती थी और निवारण में डिलेज आती थी। तो ये जो एक देश एक लोकपाल, जो कि सुनने में बहुत रोचक लगता है, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए कैसे इसको लागू किया गया, उपभोक्ताओं को सबसे बड़ा लाभ इस एक राष्ट्र एक लोकपाल की वजह से हुआ है। आप कह रही हैं कि जो शिकायत करने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अब क्या एक ही पोर्टल, एक ईमेल या फिर एक ही पता, वो कैसे पूरा मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा समझा पाएँ? इस समय अगर एक उपभोक्ता को कोई शिकायत है तो एक ही पोर्टल है जो कि https://cms.rbi.org.in है। उसी पोर्टल में जाएं और लॉगिन करें और अपना शिकायत दर्ज करें। तो ये शिकायत पोर्टल जो है वो ऑटोमेटिकली कोई एक लोकपाल, जो भी वन इंडिया वन ओम्बड्समैन है, तो या तो वो अपने क्षेत्र में या कोई सिचुएशन को देखते हुए या कहीं और स्कोप है तो कहीं किसी दूसरे लोकपाल के पास जाएगा। और ये ज्यूरिस्डिक्शन न्यूट्रल है, शिकायतकर्ता को कोई जानने की ज़रूरत नहीं है वो कि उसको जो है बॉम्बे में शिकायत दर्ज करनी है या दिल्ली में या राजस्थान में। तो एक ये है। और अगर वो पोर्टल में नहीं जा सकते तो वो एक ईमेल है जो कि crpc@rbi.org.in है। एक ईमेल पे वो अपना ईमेल डाल सकते हैं, या तो अगर वो पत्रचार के रूप में डाक में अगर चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो हमारा सेंट्रल रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में चिट्ठी लिख सकते हैं। तो ये तीन अलग अलग चैनल है डिलीवरी का, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है, एक है, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कोशिश करेंगे कि जो हमारे जो कॉमन पोर्टल है, जो हमारा कॉमन टोल फ्री नंबर है, वो भी हम अपने दर्शकों को बताते जाएं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन एक जो शिकायत करता, जिससे बैंक से शिकायत है या फिर NBFC से शिकायत है या फिर पेमेंट सिस्टम प्रतिभागी से शिकायत है, तो वो एक ही जगह शिकायत करेगा, कहाँ करेगा, वो थोड़ा सा बताइए। क्योंकि क्या कैसे तरीके हो सकते हैं जो जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, और रेगुलेटेड एंटिटीज़ जो आप कह रही हैं तो उसका मतलब क्या है? जो RBI ने जिन फाइनेंशियल सिस्टम में जिन एंटिटीज़ को लाइसेंस दिया है, जैसे बैंक्स को लाइसेंस दिए हैं, NBFCs को लाइसेंस दिए हैं, पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटर्स को भी लाइसेंस दिए हैं, वो हमारे रेगुलेटेड एंटिटीज़ होते हैं। तो ऐसे एंटिटीज़ के खिलाफ शिकायत है तो वो लॉन्च हो जाती है हमारे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो CMS पोर्टल हम कहते हैं, उस पे होती है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है और ग्राहक को, उपभोक्ता को कोई जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस क्षेत्र में जो है उनकी शिकायत दर्ज की जाएगी। उनको उपभोक्ता को अगर कोई गाइडेंस चाहिए कि कैसे कंप्लेंट रजिस्टर करें, हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1448, उस पे कॉल करें और कैसे कंप्लेंट लॉन्च करना है उसके बारे में जानकारी लें। और कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद भी अगर उनका कंप्लेंट किस स्टेज के प्रोसेसिंग पे है, वो जानकारी हमारे टोल फ्री नंबर से दे सकते हैं। वो ऑल इंडिया टोल फ्री नंबर सेम है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये खास चर्चा जारी है। लिमिट में गुड्डी, आज मेरा बर्थडे है, शॉपिंग होगी अनलिमिटेड। अब मामा मेहरबान तो भांजी क्यों हो परेशान? लो, बढ़ गई कार्ड लिमिट। तुमसे ही सीखा है। कार्ड में लिमिट सेट तो बड़े नुकसान की चिंता लिमिटेड, और खर्चे भी लिमिटेड। फिर भी कोई नुकसान हुआ तो? बैंक में मोबाइल नंबर दर्ज करके रखो, तुरंत अलर्ट मिलेगा। समय से बैंक को बताया तो नो नुकसान। बैंक नहीं माना तो?
तो आरबीआई के ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकते हैं। वाह मामा, खूब समझे आप डिजिटल बैंकिंग का पार्ट। लो, इधर भी लिमिट है। आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो आपने कहा कि ये एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है, एक वैकल्पिक व्यवस्था है, तो इसे आप अल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्यों कह रहे हैं? अगर आप वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए। मैम जी देखिए, ये एक वैकल्पिक निवारण का व्यवस्था है। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कस्टमर हमारे जो रेगुलेटेड एंटिटी का है, मान लीजिए एक बैंक का कस्टमर है, उसके सारे रिकॉर्ड्स, अकाउंट इन्फॉर्मेशन या कुछ उसकी सेवा में त्रुटि हुई, सारा इन्फॉर्मेशन बैंक के पास है। तो अगर सेवा में कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए सबसे पहले उसको बैंक में जाना है। बैंक में अगर निवारण हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बैंक को एक मौका देना है कि वो बैंक इसका सुधार करे। अगर बैंक के निवारण से उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है, उसके बाद वो रिजर्व बैंक के या हमारे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल में आ सकते हैं, लोकपाल स्कीम में कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं या सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। तो उनको बाध्य नहीं है कि हमारे ही पास आए, इसलिए हम इसको वैकल्पिक मैकेनिज्म कहते हैं। इसके और भी फायदे हैं। एक तो ये है कि ये बिल्कुल मुफ्त है, कोई चार्जेस नहीं है इसका। दूसरी बात ये है कि ये हमारा एक रेगुलेटेड एंटिटीज़ है, तो जाहिर है कि इंस्ट्रक्शन सर्कुलर सब हमने इशू किया है, तो निपटान में थोड़ी तेज़ी आ जाती है जब हमारे पास आती है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर हमारे ज्यूरिसडिक्शन की। मैम आपने ये बताया कि इसको इंटीग्रेटेड कर दिया गया कुछ देर पहले, और आपने कहा कि बैंक्स, एनबीएफसीज और जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है सबको एकीकृत कर दिया। अब जब फिर से एक देश एक लोकपाल की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके क्या फ़ायदे आपको ज़मीन पर देखने को आए? उपभोक्ताओं को क्या फ़ायदा हुआ, ख़ास तौर पर अगर हम समझना चाहें तो? सबसे पहले ये फ़ायदा हुआ कि कस्टमर के लिए कंप्लेंट लॉन्च करना आसान हो गया। वो सिर्फ पोर्टल में जाए, हमारे cms.rbi.org.in वाली पोर्टल में जाए, या तो हमारे एकमात्र ईमेल है crpc@rbi.org.in है, या तो एक पोस्टल एड्रेस जो है वो हमारा CRPC सेंटर चंडीगढ़ वाली है, और एक टोल फ्री नंबर भी ऑल इंडिया का कॉमन है। एक ये है। दूसरी बात ये है कि जब एक नया सिस्टम में एक कंप्लेंट लॉन्च होती है, शिकायत जब लॉन्च होती है, तो एलोकेशन होती है। तो एलोकेशन में अगर मेरे पास आया तो जो रेगुलेटेड एंटिटी, मान लीजिए स्टेट बैंक के खिलाफ कोई शिकायत है, तो वो इमीडिएटली स्टेट बैंक के पास भी चला जाएगा, ताकि स्टेट बैंक पहले सिस्टम में ये नहीं था, तो स्टेट बैंक को मालूम हो जाएगा, रेगुलेटेड एंटिटी को मालूम हो जाएगा ये शिकायत है, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट करना है, तो इन्फॉर्मेशन सबमिशन का काम तुरंत चालू हो जाएगा। तो इसमें केस के निवारण में तेजी आ सकती है। दूसरी बात, हमारा ये जो पहले वाले स्कीम में जितने एंटिटीज़, रेगुलेटेड एंटिटी स्कीम में कवर होते थे, उससे ये नया स्कीम में ज़्यादा एंटिटीज़ कवर हुए, क्योंकि पहले जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे स्कीम के अंडर में, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, एनबीएफसी और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, अभी और ज़्यादा एंटिटीज़ हमारे अंडर में आ गए। पहले जैसे 1091 एंटिटीज़ थे, इस समय हमारे पास 1975 एंटिटीज़ हैं। तो ये सारे एंटिटीज़ के जो ग्राहक हैं, उनकी अगर सेवा में त्रुटि हो तो हमारे पास आ सकती है, तो कवरेज बढ़ गई है। पहले कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर के कोऑपरेटिव बैंक्स की शिकायत हमारे पास आती थी, वो लिमिट नीचे हो गई है, तो इस कारण से ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंक स्कीम में आ गए और ज़्यादा एनबीएफसीज भी हमारे स्कीम में अंडर में आ गए। तो 1901 एंटिटीज़ को लेकर के, 1091 एंटिटीज़ को लेकर के अभी 1975 एंटिटीज़ हमारे स्कीम के अंडर में कवर हो चुके हैं। इसमें जैसे सेवा की त्रुटि होती है, तो नए स्कीम में समानतापूर्वक सारे एंटिटीज़ के खिलाफ जो है हमारी निवारण भी एक यूनिफॉर्म वे में हो जाती है। बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स के जो
है। सेम अगर त्रुटि है तो नया स्कीम में हमारा निवारण एक सिमिलर और सरल तरीके से होती है। एक ये बेनिफिट है कॉमन ऑल इंडिया का टोल फ्री नंबर, और जिसमें वो ट्रैक कर सकते हैं, ये ट्रैकिंग वाला फीचर, ये भी एक बेनिफिट है। 14448 14448 इस पर कोई भी टोल फ्री नंबर पे जाकर के शिकायत कर सकते हैं, उसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वो कहाँ तक पहुँचती है, तो अमूमन कितना समय लगता है मैम? अगर मान लीजिए कोई जाता है बैंकिंग लोकपाल में, आज आपके पास आया, तो उसको निवारण में कितनी उम्मीद करे, कब तक हो सकती है अगर उसकी जेन्युइन शिकायत है तो? देखिए, इसमें 2-3 बिंदु हैं। सबसे पहले ये है कि शिकायतकर्ता जब शिकायत करें तो उनके सारे डिटेल्स, जैसे कि ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस और शिकायत के संबंध में सारे दस्तावेज अपलोड करें। तो ये अगर हो जाती है तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाते हैं, और अगर बैंक की तरफ से सारे उनका सबमिशंस टाइम पे आ जाती हैं तो ये जल्द ही हो जाती है। 1 महीना, मैक्सिमम 1 महीना या उससे पहले भी हो जाती है। लेकिन हमको समस्या तब फेस होती है जबकि ये सारे सबमिशंस, एविडेंसेस जो हैं वो सबमिट नहीं होते, तो हमें शिकायतकर्ता के पास बार-बार कम्युनिकेट करके या तो ईमेल पे या फ़ोन पे या सिस्टम पे जाकर के कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें एविडेंसेस सबमिट करें। और बैंक की तरफ से अगर सबमिशन में त्रुटि है तो बैंक के साथ फॉलोअप करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हम मैक्सिमम केसेस हमारा मिनिमम टाइम में सॉल्व हो जाती है। और अगर मान लीजिए कोई आपको लिख रहा है और उसको अंग्रेज़ी नहीं आती है, इंग्लिश टाइपिंग नहीं आती है, या वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तो उसके बाद और कुछ ऑप्शंस हैं? इस समय हमारे सिस्टम में जो ऑप्शन है वो अंग्रेज़ी या हिंदी में सबमिट होना है, लेकिन जो मैटर कैप्चर करने के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेकिन अगर पत्राचार के माध्यम से शिकायत करें तो कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये जो खास चर्चा है वो लगातार जारी है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, लोकपाल आपसे सीधे तौर पर मुखातिब। देखते रहिए ये खास कार्यक्रम। गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है? मामा, नो शेयरिंग। कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए। कौन था? बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है। और आप मान गए? जब अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे? स्मार्ट गर्ल। याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दें। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं। हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें। याद है ना, नो शेयरिंग। मामा, आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। पेमेंट फेल। लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो हम शिकायत करने के लिए जो कुछ सावधानियां भी कुछ बरतनी होंगी, क्या कुछ पहले से तैयारी, जो कम से कम गलतियां हो, जिससे कि रेड्रेसल भी टाइम में हो पाए, जिसका जिक्र आपने किया? जी, ये बहुत ज़रूरी है कि शिकायतकर्ता सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूशन जहाँ पे उनका खाता है या सर्विस लेते हैं उनके पास जाएं अपने शिकायत लेकर के, और उनको निवारण का मौका दें। हमारे स्कीम के हिसाब से वो 30 दिन तक रेगुलेटेड एंटिटी को टाइम है कि वो उसका रिजोल्यूशन करें। अगर वो वहाँ पे नहीं जाएंगे और हमारे पास आ जाएंगे तो ये रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी बात, अगर वो वहाँ रेगुलेटेड एंटिटी को शिकायत करते ही हमारे पास भी आ जाए शिकायत लेकर के और 30 दिन नहीं हुआ तो दोनों जगह एक साथ किया या 4-6 दिन में करती है, तो तब भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
लेकिन एक और बात है, अगर 30 दिन के अंदर अंदर निवारण हो जाती है और उपभोक्ता के हिसाब से ये संतोषजनक नहीं है, तब 30 दिन के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे पास जब रिप्लाई आ जाए 30 दिन से पहले शिकायत लेके लॉन्च कर लें, आ सकते हैं। तो ये मौका उनको देना ज़रूरी है। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि शिकायत जब दर्ज कर रहे हैं तो सारा एविडेंसेस आप एक साथ अपलोड कर लें या प्रेषित कर ले अपनी चिट्ठी के साथ, ताकि जो है हमको बार बार एग्जामिन करने के लिए जो है आपको बार बार आसानी हो जाती है। हम इशू समझ लेते हैं और उसको डिस्पोजल जल्द से जल्द हो सकता है। जब इन चीज़ों में कमियां रहती हैं तो हमको समझने के लिए, इंफॉर्मेशन कॉल करने के लिए टाइम जाता है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें लगती है। जी। और जो फैसला लेते हैं आप, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से पूरा काम मैकेनिज्म होता है जब आपके पास शिकायत आ गई उसके बाद क्या? जब हमारे पास शिकायत आती है तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये कस्टमर सर्विस एंगल से त्रुटि है क्या। तो अगर कस्टमर सर्विस एंगल से त्रुटि है तो हम उसको तुरंत हमारी जो रेगुलेटेड एंटिटी जिसके खिलाफ शिकायत है उनके पास ऑलरेडी जा चुका होता है, तो हम या तो वो हमें सबमिशंस कर चुके हैं या हम उनके साथ फॉलोअप करते हैं। यहाँ हम फॉलोअप करने में हम उनको पहले जो टाइम देते थे, अभी टाइम का सीमा कम कर दी गई है ताकि इसका डिस्पोजल फास्ट हो जाए। तो जब रेगुलेटेड एंटिटी से हमारे पास रिप्लाई आ जाती है तो दोनों पक्ष का रिप्लाई हम एग्जामिन करते हैं और उसमें हम अपना निर्णय देते हैं। जब एस्टैब्लिश हो जाती है कि हाँ कस्टमर सर्विस में त्रुटि है तो कॉम्पनसेशन के लिए बोलते हैं, और अगर कस्टमर सर्विस में त्रुटि नहीं है, तो जो कि हर समय नहीं होता है, तो कॉम्पनसेशन की बात नहीं है। ये एक तरीका है। तो लेकिन कभी कभी लगता है कि जो है कि दोनों तरफ से तो रिप्लाई आ गए हैं, लेकिन हमको पूरी स्टोरी सामने नहीं क्लियर हो पा रही है, तो उस समय रिकन्सिलिएशन करने के लिए कंसिलिएशन मीटिंग की एक व्यवस्था है। अच्छा। तो दोनों पक्ष को बुलाते हैं, मीटिंग होती है, और मीटिंग में अगर दोनों पक्ष मान जाते हैं, एक कॉमन एग्रीमेंट हो जाती है कि उसका निवारण ऐसे हो, तो मामला वहीं पे ख़त्म होती है। और अगर दोनों कोई रिकन्सिलिएशन में सक्सेस नहीं है तो लोकपाल के पास ये ऑप्शन है कि वो डिसाइड करें और फैसला ले सकता है कि किस पक्ष के उसमें फैसला देना है। अब ये जो मीटिंग है, कभी कभी आज बहुत मुश्किलें आई कोरोना के दौरान, क्या ये ऑफलाइन ऑनलाइन मीटिंग दोनों तरीके से कर सकते हैं? अगर कोई आप दूर है, आपका बैंक या आपका लोकपाल वहाँ नहीं आ सकता है, तो फिर क्या वो ऑनलाइन हो सकती है? जी, हमारे ये कोविड के चलते हुए अभी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस सारा जो है एक पार्ट ऑफ ऑफिस प्रोसेस हो गया है। तो ये ऑफिस में भी हो सकती है, फिजिकली मीटिंग हो सकती है, और वेबएक्स पे भी कर सकते हैं। अगर कोई कंज्यूमर है मैम, जो कि लोकपाल, जो कि आपका फैसला होगा, अगर उससे भी संतुष्ट नहीं है, ऐसे हो सकता है कुछ मामलों में उनको लगे कि नहीं हमें न्याय नहीं मिला, तो फिर उनके पास क्या विकल्प है, वो क्या कर सकते हैं? इस परिस्थिति से अगर हम देखें कि ऐसे सिचुएशंस होते हैं, तो हमारे स्कीम में एक प्रावधान है कि वो हमारे एक एपिलेट अथॉरिटी होते हैं जो सेंट्रल ऑफिस में बैठते हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। तो वो अपीलेट अथॉरिटी होते हैं, हमारे सेंट्रल ऑफिस के माध्यम से उनको अपील कर सकते हैं। और हर क्लोजर लेटर में हम ये ज़रूर लिखते हैं कि अगर आप हमारे डिसीजन से संतुष्ट नहीं हैं तो आप ये अपीलेट अथॉरिटी को ये एड्रेस पे अपील कर सकते हैं। तो अगर कोई रेगुलेटेड एंटिटी है जो कि विनियमित संस्था है, लोकपाल के आदेश की अनुपालना नहीं करती है या फिर देरी होती है, तो फिर उपभोक्ता के सामने क्या विकल्प है? जब ये एस्टैब्लिश हो जाती है कि रेगुलेटेड एंटिटी के तरफ से सेवा में त्रुटि है, तो लोकपाल ऑफिस से एक एडवाइजरी इशू होती है जो कि रेगुलेटेड एंटिटी को पालन करना होता है। तो वो एडवाइजरी इशू होने के बाद उनको थोड़ी सी टाइम दी जाती है कि वो कंप्लायंस करते। तो अगर वो नहीं हुआ, और लोकपाल के पास एक और विकल्प है कि वो एक अवार्ड इशू करे जो कि फाइनल ऑर्डर होता है। और उन संस्थानों के बारे में क्या प्रावधान है जो RBROS 2021 के तहत कवर नहीं होते हैं, अगर उनकी हम बात करें?
जी, ऐसे कुछ संस्थान हैं जो कि हमारे स्कीम में कवर नहीं होते हैं। उन रेगुलेटेड एंटिटीज़ वो भी रेगुलेटेड है लेकिन स्कीम में कवर्ड नहीं है। तो जैसे 50 करोड़ से लेस डिपॉजिट वाले जो हैं, तो उन लोगों की उन एंटिटीज़ के ग्राहकों के लिए हमारे हर ऑफिस में एक कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल होती है। तो उस टाइप के सारे शिकायत हमारे CEPC सेल से निवारण होती है। जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ और RBI के लिए जो RBIOS 2021 पूरी योजना है, उसका क्या कुछ लाभ है? सबसे पहले ये लाभ है कि ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन होती है हमारे भारतीय रिजर्व बैंक स्कीम के लिए, और रेगुलेटेड एंटिटीज़ भी एक पॉइंट पे वो सारा अपना शिकायत देख सकते हैं कंट्री वाइड। मैम, आपके पास कई तरह की शिकायतें आती होंगी। इस प्रकार की शिकायतों में आप विशेष रूप से चिंतित हैं, जिसके संबंध में आप हमारे दर्शकों और श्रोताओं को बताना चाहेंगे? पिछले कुछ दिन से हमने देखा है कि साइबर फ्रॉड्स के इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये इसलिए कि हमारा डिजिटाइजेशन हुआ है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ फ्रॉड्स भी हुए हैं। और ये फ्रॉड्स जो हमने देखा है ये सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक से होती है। जैसे कॉल आती है या एक लिंक आती है कि जो थ्रेटनिंग टाइप का कि आपका ये सर्विस सस्पेंड हो जाएगा, अब अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, या तो SMS का सर्विस ब्लॉक हो जाएगा, और आपको अपना KYC अपडेट करना है या आधार कार्ड देना है या आपका डेट ऑफ बर्थ बतानी है। तो कस्टमर्स बिना सोचे सारा डिटेल्स शेयर कर देते हैं, जबकि ये अपने अकाउंट के क्रेडेंशियल्स उसमें हैं जो कि छुपे रहते हैं कि वो फ्रॉडस्टर चाहता है कि आप अपने अकाउंट के क्रेडेंशियल्स शेयर करें। तो इनोसेंटली हमारे कस्टमर जो उपभोक्ता हैं वो शेयर कर लेते हैं अपने क्रेडेंशियल्स, और ये देखा जाता है कि शेयर करते ही उनका अकाउंट से पैसे निकलना शुरू हो जाता है। तो कस्टमर्स प्लीज़ इस टाइप के सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक से बचें, क्योंकि आपके जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं, OTP, आपका पिन, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे आपके अकाउंट को प्रोटेक्शन देता है। ये जैसे आपके घर की तिजोरी की चाबी है, उसी टाइप का काम करता है। एक बार दे दिया तो फिर काफ़ी मुश्किल हो सकती है। दूसरी जो एक मैं बताना चाहूँगी कि हम जो फ्रॉडस्टर्स जो है एक और टेक्निक यूज़ करते हैं, कस्टमर्स को स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने के लिए उत्साहित करते हैं, जो जैसे कि टीम व्यूअर, माई डेस्क, इस टाइप के ऐप जो कस्टमर को मालूम नहीं रहता है कि जो टाइप करते हैं, अपना अकाउंट ऑपरेट करते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन फ्रॉडस्टर के पास पहुंच जाता है। ये इस टाइप के अगर कोई फ़ोन करके बताए कि इस टाइप के स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करनी है तो वो बिल्कुल ना करें। तीसरी जो एक और जो पैटर्न जो हमको देखने को मिला है कि कोई फ़ोन करके, जैसे कोई फ्रॉडस्टर फ़ोन करके कहते हैं कि आपको हम पैसे भेज रहे हैं, इसलिए आप QR कोड स्कैन करें या अपना मोबाइल ऐप का पिन डाल दें। तो ये बिल्कुल ना डालें, क्योंकि पैसे रिसीव करने के लिए कोई पिन की ज़रूरत नहीं है या तो QR कोड की ज़रूरत नहीं है। तो ये तरीके कॉमन है और बहुत ज़्यादा हमारे शिकायतों में हमको देखने को मिलते हैं। आप अपने आप को बचाने के लिए इस टाइप के फ्रॉडस्टर से बचें। कोई पर्सनल डिटेल्स कोई बैंक, रेगुलेटेड एंटिटी इस टाइप का नहीं मांगता, और स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स डाउनलोड, किसी भी इस टाइप के ऐप डाउनलोड ना करें, और अपना जागरूक रहें और सेफ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम वक्त निकालने के लिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक ग्राहक के तौर पर आपको भी अवेयर होना है अपने अधिकारों के बारे में, और वो सारी सावधानियां बरतनी है, क्योंकि पैसा आपका है और सुरक्षा भी आप ही को करनी है। लेकिन बैंकिंग लोकपाल आपके लिए हमेशा उस परिस्थिति में खड़ा है जहां पर आपको अपने बैंक, अपने NBFC और जो दूसरे सेवा प्रदाता है वहां से कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। यानी सेवाओं में कमी अगर उनकी तरफ से आती है तो फिर लोकपाल आपके साथ हमेशा खड़ा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।